नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार चुनाव खत्म हो गया। आप सब देख चुके हैं कि बिहार का रिजल्ट क्या आया। बीजेपी ने वहां अपने मन की सरकार भी बना ली, लेकिन क्या इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के कामकाज में लगेंगे या उद्घाटन और अनावरण कार्यक्रमों में ही व्यस्त रहेंगे? क्या संसद के परसों से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में इस बार विधेयकों पर ढंग से चर्चा होगी? विपक्ष के सवालों को बीजेपी सुनेगी या पिछले सत्रों की तरह ही यह सत्र भी हंगामे में खर्च हो जाएगा? वैसे आसार तो यही बन रहे हैं कि इस बार भी बीजेपी विपक्ष से बचने का बहाना खोजेगी, क्योंकि बीजेपी भी ये बात जानती है कि प्रचार के कारण उसका दबदबा बना हुआ है। वरना विपक्ष के सवालों के जवाब देने की बारी आए तो बीजेपी के पास एक भी ठोस तर्क या पुख्ता सबूत नहीं होते हैं। विपक्ष को गलत साबित करने के लिए जो नैरेटिव बीजेपी गढ़ती है वो भी देर अबेर ध्वस्त हो जाते हैं। फिर भी चुनाव जीतकर बीजेपी खुद को शहंशाह मानने लगी है। अभी राहुल गांधी का ही मामला ले लीजिए। पुणे की एक अदालत में वीडी सावरकर के अपमान पर मानहानि का मुकदमा राहुल गांधी पर चल रहा है। आप सबने देखा वीडी सावरकर का मामला, और उस पर राहुल गांधी ने जो भी बयान दिया था उसको लेकर वीडी सावरकर के ही परिवार के सदस्य ने एक केस दर्ज कर दिया वहां पुणे में। लेकिन अभी 27 नवंबर को, यानी 2 दिन पहले 27 नवंबर को इस मामले में सुनवाई हो रही थी, और वही सीडी बतौर सबूत पेश की गई जिसमें राहुल गांधी का भाषण था। लेकिन वो सीडी पूरी तरह से ब्लैंक निकली, खाली निकली, उसमें कुछ भी नहीं था, राहुल गांधी का भाषण नहीं था। यानी राहुल के खिलाफ जिस सीडी के आधार पर पूरा मुकदमा चला वो सीडी ही खाली निकली। राहुल गांधी पर मुकदमा करने वाले सत्यकी सावरकर के वकील ने अदालत में कहा कि सीडी ब्लैंक है तो यूट्यूब पर भाषण सुन लेते हैं। लेकिन राहुल गांधी के वकील ने बता दिया कि इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 65B के मुताबिक यूट्यूब यूआरएल सर्टिफिकेट से सपोर्टेड नहीं है, इसीलिए इसे सबूत नहीं माना जा सकता। अदालत ने भी उनसे सहमति जताई, यानी यह मामला वहां खारिज हो गया। जो दिखाने की यूट्यूब चैनल के उस लिंक को दिखाने की जो कोशिश हो रही थी सीडी की जगह पे, जबकि एविडेंस के रूप में वहां पहले से आपने सीडी जमा किया था, उस सीडी को ब्लैंक क्यों दिया गया? यह एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार का दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाह रहा हूं। दूसरा उदाहरण है कर्नाटक से सामने आया। आप जान रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से कर्नाटक का नाटक इस नाम से काफी अलग अलग गोदी मीडिया में खबरें प्रचारित की जा रही थी कि कर्नाटक में सरकार गिरने वाली है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार में वहां भयंकर लड़ाई चल रही है, जहां बीजेपी समर्थक मीडिया कई दिनों से सरकार गिरने और कांग्रेस में फूट के आसार दिखा रहा था। लेकिन आज सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने एक साथ नाश्ता करके और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता दिया कि अब वो अगले चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। विजुअल आप देख लीजिए। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि आज सुबह मुख्यमंत्री और मैंने नाश्ते पर बैठक की और आने वाले दिनों में वो दोपहर या रात के भोजन के लिए मेरे आवास पर भी आएंगे। हम एकजुट रहे हैं और राज्य भर की पार्टी और कार्यकर्ताओं के भरपूर समर्थन के साथ मिलकर काम किया है। कर्नाटक की जनता ने हमें भारी जनादेश दिया है और ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम उनसे किए गए हर वादे को पूरा करें जिन्हें हमने पूरा किया। आइए जरा सुन लीजिए। अंग्रेजी में बोल रहे हैं लेकिन बहुत सामान्य इंग्लिश है, आप समझ सकते हैं। सुनिए। Today I am very happy that all of you have come for our press conference. Today myself and the Honorable Chief Minister, we had a breakfast meeting, and Mr. CM is also going to come for a lunch or dinner within next few days to my residence. We all have joined together, we have worked together. The party, as the entire workers of the state, have jointly supported us, and the people of Karnataka has blessed us with a massive mandate. Whatever promises we have given to the people of Karnataka, it is our bound duty to deliver everything. The promises, whatever we had given to them, we have delivered. At the same time, we are fortunate with all your cooperation and all the legislation's cooperation. We are giving a government with a good governance. We will continue to do so. Today we discussed the strategy of 28. We discussed the strategy.
तो सुन रहे थे आज क्या क्या बातें हुई, क्या करेंगे, कैसे सर्व करेंगे, ये सारी बात यहां डीके शिव कुमार बता रहे हैं। और सबसे ज्यादा इन्हीं के बारे में बताया जा रहा था कि डीके शिव कुमार चूंकि उस कुर्सी को हथियाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बैठना चाहते हैं, इसलिए वहां नाराजगी है। लेकिन डीके शिव कुमार खुद आकर और साथ में सिद्धारमैया, ये दोनों आकर अगर मीडिया के सामने अपनी बात रखते हैं और डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि अगले आने वाले कुछ दिनों में सिद्धारमैया जो सीएम है आज की तारीख में कर्नाटक के, वो मेरे घर आएंगे या तो नाश्ते पे या खाना पे, लंच पे। तो ये एक अपने आप में यहां उस मीडिया को, उस तरह के मीडिया को जो अभी नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा था, उस पर सीधा सीधा वज्रपात की तरह देखा जाएगा। इसी तरह एसआईआर के मुद्दे पर भी विपक्ष के जायज सवालों पर बीजेपी बेबुनियाद आरोप लगा रही है। 2 दिन पहले ही संबित पात्रा राहुल गांधी पर देश में गृह युद्ध भड़काने की कोशिश का आरोप लगा रहे थे। संबित पात्रा के उस वीडियो को भी आपको दिखा देना चाहता हूं। और सीधे सीधे आकर, और वो भी मामला क्या था, एक्स यानी जो पुराना ट्विटर है, उस ट्विटर ने एक नया फीचर लेकर वो ट्विटर आया कि आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सा अकाउंट कहां से हैंडल हो रहा है। लेकिन अकाउंट कहां से हैंडल होगा, ये बात वीपीएन और दूसरी सर्विसों के जरिए भी देखी जाती है। लेकिन संबित पात्रा साहब थोड़ा जल्दबाजी कर बैठे और राहुल गांधी पर ही आरोप लगाने लगे कि वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश के साथ गैर कहें तो यहां पर जो राष्ट्रभक्ति वाली बात होनी चाहिए उससे इतर कुछ और कर रहे हैं, यही बताने की कोशिश थी। जरा संबित पात्रा को सुनिए। जैसे कहा, मोदी जी को बदनाम करने, आरएसएस को बदनाम करने और राहुल गांधी को प्रमोट करने। ये आरुषि राजपूत है सऊदी अरबिया से। ये देखिए, राहुल गांधी जी को प्रमोट कर रही हैं, फादर ऑफ अंधभक्त, ये राहुल गांधी। ये काटा लिया है सिंगापुर से। Appreciation for Rahul Gandhi on his birthday. India is stronger because Rahul Gandhi refuses to give up on her. Rahul's courage lies in refusing to play politics of hate. He is reminder that India's soul still fights. लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटे बाद ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत आई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बता दिया कि आखिर इस पूरा का पूरा जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कांग्रेस के खिलाफ हो रही थी, राहुल गांधी के खिलाफ हो रही थी, उसको हम कैसे ध्वस्त कर रहे हैं। जरा सुन लीजिए सुप्रिया श्रीनेत को भी। एक्स पर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, उस प्रोडक्ट में आपको लोकेशन पता चल सकती है। एक्स ने आधिकारिक तौर पर क्या कहा है उसको मैं बाद में बताऊंगी। बीजेपी की मूर्खता आप पहले सुन लीजिए। बीजेपी के एक लंपट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस के समर्थकों के अकाउंट विदेशों से चल रहे हैं और यह देश के खिलाफ साजिश है। सर्वप्रथम, बीजेपी या नरेंद्र मोदी राष्ट्र नहीं है। राष्ट्रहित में सवाल पूछे जाते हैं, सवालों का जवाब दीजिए और थोड़ी तो मूर्खता कम दिखाइए। मूर्खता के मुद्दे तो मत बनाइए, ध्यान भटकाने के लिए भी मुद्दा तो ढंग का लेकर आइए। उन्होंने हमारे तमाम अकाउंट्स के बारे में कहा कि ये अकाउंट विदेशों से चल रहे हैं। एक लंबी फहरिस्त मेरे पास भी है। तो सुन लिया आपने, यहां पर एक लंबी फहरिस्त मेरे पास भी है, यानी यहां सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि अगर आप हम पर उंगली उठा रहे हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ दिख रही हैं और लंबी फहरिस्त है। इधर अखिलेश यादव की बात करना चाहूंगा। अखिलेश यादव पर भी कहा गया कि वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि वोट के बाद उनके खेत, मकान, राशन सब छीन लिया जाएगा। लेकिन आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसआईआर पर बीजेपी की जबरदस्त धुलाई की है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि एसआईआर के मसले में अभूतपूर्व जल्दबाजी की जा रही है। नगरपालिका की सफाई कर्मचारियों तक को बीएलओ के सहायक बनाकर लगाया जा रहा है और सफाई कर्मचारी पहले से ही भारी कार्यभार से दबे रहते हैं। ऐसे में उन्हें तकनीकी काम देना न सिर्फ अव्यवहारिक है बल्कि चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी आंच डालता है। अखिलेश ने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा हमला बताते हुए कहा है कि सोची समझी साजिश है ये, जिसके जरिए मताधिकार और आरक्षण पर चोट की तैयारी की जा रही है। आइए सुनिए जरा एक छोटी सी बाइट अखिलेश यादव की। तो ये जो एसआईआर है, आखिरकार बीजेपी जल्दीबाजी में क्यों है? चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिले हुए हैं और उसका परिणाम यह है कि ये जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं। जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं, अखिलेश यह सवाल कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह भी सवाल किया है और कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया में कई अनियमितताएं सामने आ रही हैं और कई बीएलओ को अब तक आवश्यक प्रशिक्षण तक नहीं मिला है।
इसके बावजूद उन पर घर घर जाकर सत्यापन का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि बिना प्रशिक्षित कर्मचारियों से इतनी संवेदनशील और तकनीकी प्रक्रिया कैसे पूरी कराई जा सकती है। अखिलेश यादव का यह भी कहना है कि यह जल्दबाजी महज तकनीकी गड़बड़ी नहीं बल्कि एक राजनीतिक उद्देश्यपूर्ण कदम है। आइए जरा और सुन लेते हैं अखिलेश यादव ने आज सीधा हमला बोलते हुए और खासकर चुनाव आयोग पर, बीजेपी पर क्या कुछ कहा है। ये सोची समझी रणनीति साजिश षड्यंत्र है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के तहत जो हमें वोट डालने का अधिकार है, उस अधिकार को छीनने की तैयारी है। एसआईआर के बहाने वोट डालने का अधिकार छीन रहे हैं, आरक्षण छीनेंगे, आपकी पहचान छीनेंगे, आपके ऊपर उल्टे सीधे दबाव बनाएंगे। जब सरकार के लोग इसी बात पे दबाव बना रहे हैं कि वो ड्यूटी पे ही नहीं थे, पहले से ही बीमार थे। और कल रात जब मैं फतेहपुर में गया था, उन सुपरवाइजर के परिवार के लोगों से जब मैं मिला हूं, उनसे जो बातचीत हुई है, उस बातचीत के दौरान उनकी बहन, उनके परिवार, उनके तमाम जो सहयोगी साथी थे, वो यही बता रहे थे कि उनके ऊपर लगातार सरकार के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा था कि जल्दी करिए। तो सुन रहे थे आप सरकार के ऊपर दबाव किस ढंग से, सरकार कैसे बीएलओ के ऊपर दबाव बनाती है। जबकि बीएलओ आत्महत्या मामले पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मैं सभी बीएलओ से अपील करता हूं कि वे पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाएं। निराश या हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। बीएलओ हमारे लोकतंत्र के लिए जरूरी हैं और हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। सभी को आत्मविश्वास के साथ काम करना चाहिए। यह पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत चल रही है और सभी की भागीदारी से इसे सही ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए। यह बात यहां केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि बीएलओ अगर आत्महत्या कर रहे हैं तो उसमें चुनाव आयोग सामने आकर अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा है या इस पर अपनी बात क्यों नहीं रख रहा है कि उसी से कहीं कोई चूक हुई है। अगर नहीं हुई है तो यह भी बता दे। बीजेपी नेता चुनाव आयोग की तरफ से सफाई पेश करने आखिर क्यों आ रहे हैं? जाहिर है कि जिस तरह से एसआईआर हो रहा है उसमें बीजेपी भी जानती है कि बहुत सी चीजें गड़बड़ हैं और अब जनता भी इन गड़बड़ियों को देख रही है। हालांकि जनता पहले भी मोदी सरकार के कई फैसलों का नुकसान उठा चुकी है। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना के दौरान लॉकडाउन, इन सब में जनता पिसी है। फिर भी बीजेपी को जीत मिलती रही तो इसे मोदी मैजिक की तरह पेश किया गया। लेकिन बिहार के नतीजों के बाद समझ आ रहा है कि असल में मोदी मैजिक तो चुनाव आयोग कर रहा है और जीत का तमगा मोदी को मिल रहा है। लेकिन क्या यह सिलसिला बरकरार रह पाएगा? और यह सवाल तब जब संसद सत्र से पहले इंडिया गठबंधन ने कर ली है नए जंग की तैयारी। उधर उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, इन सब में राहुल गांधी का साथ देते हुए दिख रहे हैं अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और उनके सुपुत्र। उधर कर्नाटक में आपने देख लिया। इन तमाम मसलों को अगर एक साथ लेकर आए तो आने वाला जो संसद का सत्र है वो कैसा रहने वाला है, इस पर चर्चा जरूरी है। क्योंकि परसों से यानी सोमवार से संसद का शीतकालीन एक छोटा सा सत्र, उसकी शुरुआत हो रही है। 10 विधेयक कहा जा रहा है लेके आ रहे हैं उसमें। लेकिन क्या यह सत्र इसी ढंग से, सामान्य ढंग से चल पाएगा? एक बड़ा सवाल है। इन सवालों के बीच सबसे बड़ी बात, 2 बातें यहां महत्वपूर्ण। एक, एसआईआर के साये में ही होगा यह संसद का सत्र और उससे पहले तैयारियों में एक सबसे बड़ी तैयारी हो रही है इसी एसआईआर वोट चोरी के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 तारीख को कांग्रेस पार्टी की तैयारी। और उधर ममता बनर्जी की पार्टी लगातार हमलावर है चुनाव आयोग पर, बीजेपी पर। अखिलेश यादव की पार्टी भी हमलावर है और उधर बिहार में सरकार तो नई बन गई है नीतीश बाबू की, लेकिन वो अंदर ही अंदर क्यों उबल रहे हैं, इन सब की चर्चा करेंगे। और इनके साथ साथ आखिर राहुल गांधी कर क्या रहे हैं अंदर खाने। कल सोनिया गांधी ने भी बैठक बुला ली है अपने संसदीय दल की। जरा सब पे विचार करते हैं, बात करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका पहले परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। आज